हेडिंग डाल लो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप सेटअप देखो तो 4 रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये पहला, ये दूसरा, थर्ड, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान, ठीक है। यहां से एक बैटरी अटैच हो जिसका EMF E होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, एक की है खाली, इसका नाम P दिया गया, इसका नाम Q, इसका नाम R। नाम मतलब रेजिस्टेंस, P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस और S। हो सकता है उल्टा भी दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो करंट कहां से आ रहा है? EMF से। करंट कहां से आ रहा है? EMF। मान लो यहां से I करंट आ रहा है। कितना करंट आ रहा है? I। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके पास मान लो I1 गया और इसके पास I2 गया। किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगा के आप बता सकते हो कि I = I1 + I2। जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। I1 में से मान लो इस वायर में Ig दिया, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है उसको Ig बोल दिया, तो ये जो बचेगा ये I1 - Ig बचेगा, क्योंकि Ig यहाँ चला गया, टोटल I1 आया, उसमें से Ig यहाँ गया तो I1 - Ig यहाँ जाएगा। ऐड करके देखो I1 ही बचेगा, दिस इज I1। अब देखो यहाँ से Ig आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो यहाँ से I2 + Ig आएगा, ठीक है। यहाँ से I1 - Ig आ रहा है, यहाँ से I2 + Ig आ रहा है, यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड कर दो, Ig कैंसिल, I1 + I2 जो कि I के बराबर है। यह आपका पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है, सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए। I आया तो I1 I2 मिला है, I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ Ig और I1 - Ig में, I2 आ रहा था, Ig आ रहा था, तो मिलके I2 + Ig जाएगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली I1 + I2 which is equal to I = I1 + I2। अब हम क्या करेंगे, हम किरचॉफ लॉ लगा देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो पहला लूप लेते हैं, लूप ए, इसको A बोल दूं, इसको क्या लिखना है? B लिखना है, इसको C और इसको D। आपकी बुक में एक P है, एक Q है, ये आ रहेगा, इसको आगे लिखो, ये कुछ भी ले सकते हो, जो बुक में दिया वही, ठीक है। अब लूप A B D A, लूप A B D A, इसका इक्वेशन बताओ मुझे। नेगेटिव करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर दो तो नेगेटिव, तो माइनस I1 * P, यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव Ig * G, Ig * जैसे गैल्वेनोमीटर का पता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग है वो करंट की रीडिंग होती है कि कितना करंट इस वायर में से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो I2 प्लस, अब यहाँ पे उल्टा हो गया तो प्लस
I2 into S, I2 into S हो गया इक्वल टू 0। करंट लॉ ये कहता है, करंट लॉ क्या है, समेशन ऑफ करंट इज 0। दूसरा लूप, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा लूप क्या आपके पास, बी बी सी डी बोल सकते हैं, बी सी डी भी बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा ट्रेस करते हैं तो बी सी डी भी, ठीक है। अगर आप ऐसा ट्रेस करोगे तो ट्रेस उल्टा हो जाएगा। लूप ये बी सी और क्या जाएगा डी, यहां से नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ I1 माइनस IG इनटू 2 ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा। I2 प्लस IG R ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर, IG प्लस IGD इनटू G है ना, G इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, कोई डाउट है? बेसिक किरचॉफ का लगा। देखो व्हीटस्टोन है क्या, इसकी स्पेशलिटी बताता हूं। अगर मैंने रेजिस्टेंस की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिससे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाए, मतलब इस ब्रांच से, इस वायर से कोई करंट पास ना हो, तभी गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा ना। गैल्वेनोमीटर करंट वाला था, गैल्वेनोमीटर 0 बोला मतलब कोई करंट नहीं है। तो मुझे ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढनी है जिसके वजह से इस ब्रांच में कोई भी करंट ना हो। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिजेस बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिजेस बैलेंस्ड। तो यहां पे स्पेशल केस क्या है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब IG कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। IG कितना होना चाहिए, ये यहां पर देखना। अब देखो ब्रिज बैलेंस में कितना IG, कोई भी करंट पास होना नहीं। तो IG equal to 0 put in equation 1 and 2. So from equation 1 क्या मिला, इसमें IG 0 करो तो माइनस I1 माइनस 0 होगा ना, प्लस I2 ऐसे इक्वल टू, कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ जाएगा तो माइनस I1P इज इक्वल टू माइनस I2S, ये कैंसिल। देयरफॉर या ऐसा करो कि I1P माइनस I2S इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। ऐसा करें कि इक्वल टू ले लें, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। IG इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन 2 में, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये तो ये 0 हो गया, तो माइनस I1 माइनस 0 इनटू 3 प्लस I2 प्लस 0 into R प्लस 0 is 0। ये हो गया माइनस I1 प्लस I2 R is 0। Therefore I1 is equal to I2 R। Three by four करो, equation 3 divided by equation 4। I1 P upon I1 Q is equal to I2 S upon I2 R।
ये कैंसिल p by 4 is equal to this is the condition for Wheatstone-Bridge to be balanced. Condition for balanced मतलब P by Q, देखो P by S नहीं लिया, एक ही जो ब्रांच जा रहा था P by Q is equal to S by R, P by Q is equal to S by R। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, मतलब P by Q की जो वैल्यू आएगी और S by R की जो वैल्यू आएगी, अगर वो इक्वल हो गया तो आपका व्हीटस्टोन बीच में गैल्वेनोमीटर दिया है और ये 5, 10, 15, 30, ये R1 आपको दिया है 5 को, R2 दिया है 10 को, R3 दिया है 15 को, R4 दिया है 30 को। बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, ये सर्किट ये से कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे ये बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं? गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा? बहुत ही सिंपल सरल सवाल है, इसको जरा ऐसा चलो 15 होते क्या 5, 10, 15, 30 5 और 10, 15 और 30, R1, R2, R3, R4 बताओ ये बैलेंस है या नहीं? देखो बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट, देखो यहाँ पे अगर आप R1 बाय R2 निकालो कितना आता है? 5 by 10, 1 by 2। अगर आप R3 बाय R4 निकालो कितना आएगा? आया ना? Therefore the bridge is balanced। तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लो, तो मैं बाकी बता देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? Which is used to find the unknown resistance। मान लो एक रेजिस्टर की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं तो आप निकाल सकते हो उसकी वैल्यू, दूसरा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू पता है उसको यूज करके, ठीक है। और उसका भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक से डेरिवेशन है। चलेगा देखो हेडिंग डाल लो मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज का यूजर एप्लीकेशन हो सकता है जो बुक में दिया हो, वो आप देख लेना कुछ दिया है क्या? एप्लीकेशन इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यही फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, बाकी इधर हम और दिया तो फीड कर सकते हैं, ठीक है।
मेजरली यूज होता है टू फाइंड द unknown resistance unknown resistance। देखो इसका सेटअप कैसा होता है, एक एल शेप बनाकर होता है ना, कैसा शेप है ये, बीच में थोड़ा गैप देके आपने एक और बना दिया कंडक्टर, और यहाँ पे वापस से आपने क्या बनाया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट गैप है और ये आपका राइट गैप, ठीक है। यहाँ पे आपने वो रेजिस्टर कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, मान लो x, मान लो स्क्वायर में दिया सर्कल में, तो लॉजिक है यार, रटने की जरूरत नहीं। राइट गैप में क्या दिया है मेरे पास, हाँ एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू आपको पता है, ये स्क्वायर में है ना, पता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच में आपने 1 मीटर की वायर जोड़ी है, कितने मीटर की, 1 मीटर, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये दो पॉइंट के बीच में जो वायर जोड़ी उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज, क्योंकि जो वायर है उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। उसी के नीचे आपने स्केल कर दिया, क्या किया, स्केल, जिसमें 1 मीटर बना रहेगा सेंटीमीटर से, ठीक है। तो यही जाओगे तो एक बैटरी मिल जाएगी, ईएमएफ ई रहेगा, एक की मिल जाएगी और एक रियोस्टेट मिल जाएगा। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट क्या होता है, तो आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए आप ले सकते हो, इसको हम RH भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। RH मतलब रियोस्टेट, and it means variable कुछ लगवा लो बात है। इस पॉइंट को उन्होंने A दिया है कि इसको A दिया, ये पॉइंट A दिया है, ये पॉइंट B दिया होगा, ये पॉइंट C दिया है, C नहीं है। अच्छा यहाँ से गैल्वेनोमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ पे आपने देखो गैल्वेनोमीटर तो आएगा, दो रेजिस्टेंस, एक वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा बीच में, तभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनेगा। ये एप्लीकेशन है ना व्हीटस्टोन का। यहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और आगे जॉकी लगा दिया, जे बोले तो जॉकी। तो ये होता क्या है, जॉकी पॉइंटर होता है, ऐसा एक चिप पॉइंटर होता है, वायर से अटैच होता है, तो आप ऐसे जॉकी मूव करता है, तो आप कहीं भी जाके रख सकते हो, टैप कर सकते हो और सर्किट बना सकते हो। अभी ये पॉइंट इस वायर से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं है। पर जैसे मैं जॉकी आके रख दूंगा मार के, एक नया ये बन गया ना, एक नया जब ये बन गया आपका पांच, यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, तो सर्किट चेंज हो जाएगा। तो जॉकी हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो मतलब ऐसा पॉइंटर होता है छोटा सा, और ऐसा आप रख सकते हो कहीं भी, ठीक है। अब देखो होता क्या, अब होगा ये कि मैं एक नल पॉइंट ढूंढूंगा, उसको मैं डी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डी क्या है मेरा, ये होता क्या मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट है वायर का
जैसे जिसको मैं जॉकी रखूंगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, मतलब उसमें से कोई करंट पास। अगर मैंने मान लो ये मेरे को नल पॉइंट यहाँ मिला, कहीं भी मिल सकता। अगर ये नल पॉइंट है तो मैं अगर जॉकी को यहाँ लाके रखा और एक ऐसा सर्किट बना दिया तो इसका G का कुछ तो वैल्यू आएगा क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होगा। नल पॉइंट को छोड़ के आप कहीं भी अगर रखोगे तो हर जगह कोई ना कोई G की वैल्यू, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे G की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, नल पॉइंट। जिसको क्या बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना बन गया बेसिक। अब इसमें होगा क्या देखो। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि हम लोग को इसलिए करंट का स्ट्रेस नहीं लेना, करंट का स्ट्रेस क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया। अभी देखो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में नया सर्किट बनाएंगे। पहले इतना देखो कि इसको लेंथ ऑफ x बोल रहा हूं, ये a से d, यहां देखो a से d इज लेंथ ऑफ x, x इज अननोन रेजिस्टेंस, और d से b इज लेंथ ऑफ r, इसको बोलो। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, तो आपके पास d नल पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। a से d lx लेंथ है और b से d nr लेंथ है, और j आपका जॉकी है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एक मिनट यहाँ पे लिख दूं क्या कि समझ में आ रहा है कि we find the null point by tapping the jolly, लिख दूं क्या। तो पहला स्टेप क्या रहता है, टू फाइंड null point we tap jockey on wire 80 until the reading of G, गैल्वेनोमीटर नहीं है रहा, ठीक है, becomes 0। अब ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कैसे बनता है, देखो ध्यान दो, पॉइंट A है और पॉइंट B है, पॉइंट A और B के बीच में आपका वो EMF है, की है, जो भी है, ठीक है। मेन है A से B के बीच में, A से क्या मेरे को C तक वायर है मेरे पास, और फिर C से B ना, तो A से इसको कैसे बनाऊं, ऐसा मान लो ये पॉइंट C है, A से C के बीच में रेजिस्टेंस X है, A X से होकर C पे जा रहा है ना, तो A और C के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, C से B के बीच में रेजिस्टेंस R है, ये नोन है, ये क्या है, मुझे इसकी वैल्यू पता है। अब देखो A से B के बीच में एक नल पॉइंट D है, अब AD वायर में भी खुद का कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही, वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, वायर में रेजिस्टेंस ना हो तो इनफाइनाइट करंट चला जाएगा उसमें से, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस होता है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, कम ज्यादा तो डिपेंड उनकी रेजिस्टिविटी, हो सकता है कम हो सकता है दूसरा मटेरियल है तो ज्यादा, पर रेजिस्टेंस तो हो गई। अब इस वायर का मान लो एक नल पॉइंट D है, मैं इसको बोलूं रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, ठीक है, और इसको बोलूं रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD बोलो या BD, ठीक है। बीच में मैंने क्या लगाया है, C से B के बीच में गैल्वेनोमीटर, C से B के बीच में गैल्वेनोमीटर। Since D is a null point, since D is a current in galvanometer is 0, since D is a null point, current in galvanometer is 0, तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि x अपॉन R is equal to RAD upon RD,
अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ही चल रहा है। अब देखो, अगर आपको याद होगा कि 9th या 10th में स्कूल में होता था, जितना मुझे याद है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to the area, लेकिन और हम देखते थे L upon A के proportional, जिससे नया आता था रेजिस्टिविटी, याद है? आना हो गया। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है? अब ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक ही मटेरियल से पूरा वायर बना, पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ तो अलग अलग होगा, एक का LX से एक का LR है, बट मुझे ये पता है दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों का मटेरियल भी सेम, एक ही वायर को इसमें यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? अब देखो RAD को मैं रो L बाय A के फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूं। कुछ रेजिस्टिविटी होगी यहाँ, रो लेंथ ऑफ AD क्या दिया है? LX, तो ये हो गया LX कैपिटल ले लो, क्या दिया है? स्मॉल अपॉन एरिया RDB क्या हो जाएगा? रो LR अपॉन एरिया RAD, ये हमारा इक्वेशन है, RAD अपॉन RDB is equal to, देखो, रो LX अपॉन A डिवाइड बाय रो LR, रो से रो A से A, तो क्या आएगा? LX अपॉन so from 1 and 2, from 1 and 2, 1 कहता है x by r is equal to this and this is equal to LX upon LR, therefore x is equal to r into LX upon, this is the formula for meter। r आपको नोन है, LX आप स्केल से निकाल लोगे, LR भी स्केल से मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा। तो आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली? अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर। अच्छा, रिमेंबर दिस करके एक सेक्शन आपकी बुक में दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं उसका। इसमें ना एरर का चांस बहुत होता है। किसका चांस होता है? अभी एरर कहां से आता है? देखो, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं रहा वायर का तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया सेम मान के आंसर कर दिया, तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। तो कैलकुलेशन दूसरी जगह जहां से एरर आएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे जो हम वायर ज्वाइन करते हैं उसके लिए सोल्डरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सोल्डर करते हैं ना वायर, जैसे आप सोल्डर करते हो एक कांटेक्ट रेजिस्टेंस पैदा होता है, ठीक है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसका कोई भी उल्लेख आपके कैलकुलेशन में नहीं है, इसलिए एरर आता है। और इसमें भी एरर आता है मेजरमेंट में। आपका स्केल का रीच काउंट क्या है, आपको प्रॉपर्ली उसको देखना है, अगर वो नहीं किया तो भी उसमें एरर आ सकता है। अब इसको एरर को कम कैसे किया है? अगर मेरे को नल पॉइंट कहीं बीच में आ जाए तो मेरा फायदा है। मान लो स्केल में कोई एरर होगा या मैंने रीडिंग गलत ली, अगर वो बीच में है तो जितना एरर यहाँ होगा उतना एरर यहाँ होगा, तो LX by LR में कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज एरर कैंसिल हो जाएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि अगर बीच में आ जाए, बीच में भी मतलब कितना 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर के बीच में आ जाए तो आपका एरर मिनिमम। ये रिमेंबर दिस करके सेक्शन है उधर, हाँ उसमें दिया है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ये देखो हम r को यहाँ लेंगे, हाँ ये देखो r को यहाँ लेंगे और x को यहाँ लेंगे, हेडिंग क्या आएगी, केल्विन्स Kelvin's method to determine the resistance of galvanometer, ठीक है। हाँ बहुत क्या होगा, एकदम से हैंडराइटिंग बदल गई है, पहले खराब लिखा तो मतलब समझ नहीं आती थोड़ा। अरे देखो हाँ अभी आदत हुई। अब देखो यहाँ देखो केल्विन ने क्या बोला, मान लो गैल्वेनोमीटर G है, क्या है गैल्वेनोमीटर G, उसका रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, उसका रेजिस्टेंस क्या निकालना है, G निकालना है, जो मुझे पता है नहीं कभी तो निकालना है। ये लेफ्ट क्या करवा दे, ये लेफ्ट क्या करवा राइट। चलो अब यहाँ देखो, अगर इस नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से जाओ तो मुझे 2 गैल्वेनोमीटर लगेगा। केल्विन ने एक और तरीका बताया जिसमें एक गैल्वेनोमीटर से ही काम हो जाए, एक गैल्वेनोमीटर से ही काम हो जाए, ठीक है। देखो कैसे, उसने बोला कि यहाँ पे सिर्फ जॉकी लगाओ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मत लगाओ, क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर आपके पास पहले से है। मुझे क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है ना, मान लो इसका रेजिस्टेंस G है, मुझे G की वैल्यू चाहिए, जो मुझे पता नहीं है। गैल्वेनोमीटर जैसे मैंने यहाँ अटैच किया, मुझे करंट तो दिख ही रहा है ना, कितना करंट जा रहा है, होगा क्या, मैं टैप करूंगा जॉकी को और नल पॉइंट ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, नल पॉइंट। अगर मान लो D मेरे को नल पॉइंट मिल गया, D क्या मिल गया, नल पॉइंट। यहाँ पे Lx को क्या दिया, Lg दिया, क्योंकि x की जगह G आ गई, और Lr को 100 Lg दिया, ऑब्वियसली 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो टोटल 100 सेंटीमीटर है, ये Lg है, तो ये 100 Lg होगा, आया। अब देखो मान लो अगर D आपका नल पॉइंट है, अगर D नल पॉइंट है इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई करंट पास होने वाला नहीं है। अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा मतलब बेसिकली आपने सर्किट में कुछ चेंज ही नहीं किया, पहले भी करंट ऐसे ही जा रहा था, अभी भी ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि ये तो नल पॉइंट है ना, तो इस पे रखने से कोई फर्क नहीं, मतलब G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाकी कहीं भी आप टैप करोगे जॉकी को तो G की रीडिंग चेंज होगी, क्योंकि पूरा सर्किट ही बदल गया ना। ये एक सर्किट है, मैंने बीच में वायर जोड़ दिया तो नया सर्किट बन गया ना, पुराना तो नहीं रहा। लेकिन अगर मैं D नल पॉइंट पे टच करता हूं तो पॉइंट की खासियत ये है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पूरे सर्किट पे, ये अभी भी वैसा ही जैसे पहले था, क्योंकि यहाँ से कोई करंट पास होने वाला नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होने वाली, तो यहाँ पे चेंज होगा। टू फाइंड नल पॉइंट वी टैप द जॉकी ऑन वायर AB until the reading of G does not change, does not change। समझा फर्क क्या है, G क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपने नल पॉइंट पे टच किया ना, नल पॉइंट पे टच करना मतलब बेसिकली आपने पूरे सर्किट में कोई चेंज नहीं लाया। नल पॉइंट पे तो यहाँ से करंट फ्लो होने वाला नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट है, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इसको मानो या ना मानो एक ही बात है, तो अभी भी वही रीडिंग होगा जो पहले था, ठीक है। To find null point we tap the jockey on wire AB until the reading of G doesn't change।
अब यहाँ देखो, आप नया डायग्राम बना लेना, उससे में जाने में सोचना मेरा काम आता है। देखो ये पॉइंट सी है, ये डी है, ए है, बी है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे जी लिख दूं, हाँ रेजिस्टेंस क्या है, जी आर है, यहाँ पे आर है। आर ए डी है, आर डी बी है, ठीक है। ये सब सेम रहेगा, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी जी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर तो है ही नहीं ना, जॉकी में कोई गैल्वेनोमीटर नहीं, बस यहाँ पे करंट कितना होगा, जीरो, करंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ देखो Lx की जगह Lg आ जाएगा, Lx की जगह जी और Lr की जगह 100 माइनस 100 माइनस ये Lg ना, तो ये हो जाएगा Lr पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना 100 माइनस फाइनल ये आना चाहिए 100 माइनस, ठीक है। तो ये जी होगा, क्या होगा, क्लियर है, पूरा नोट करो उसको, नया हेडिंग डाल दो, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर, ये इस तरह देखो। पोटेंशियोमीटर का बेसिक नाम आपको मैं बता देता हूँ, फिर उसका प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन देखें। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अ डिवाइस टू मेजर potential difference between two points। तो शर्त वाली बात है, a device to measure potential difference between two points, पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल देखेंगे, क्या देखेंगे, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। अब देखो आप बोलोगे कि ये काम तो वोल्टमीटर भी करता है। वोल्टमीटर आप अटैच करते हो तो वो रीडिंग क्या देता है, वोल्टेज, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही देता है ना। तो इसकी क्या जरूरत है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से ज्यादा एक्यूरेट, सेंसिटिव है और ज्यादा जगह इस्तेमाल। वोल्टमीटर से आप किसी बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर नहीं कर सकते, उसका काम सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट। लेकिन पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम देखेंगे उसके एप्लीकेशंस। आप दो सेल के ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हो, आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी ढूंढ सकते हो। ये सब काम आपको पोटेंशियोमीटर से ही हो पाएगा, वोल्टमीटर से नहीं हो पाएगा। अब देखो ये होता कैसे, मान लो एक पॉइंट क्या है और एक पॉइंट क्या है, उसके बीच में मैंने एक लंबा वायर डाल दिया। अब ये बड़ा वायर होता है, लगभग 2 मीटर से 10 मीटर का वायर होता है, 2 मीटर से 10 मीटर। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। अभी तक कोई शक हो रहा है? अब देखो, क्योंकि ये बहुत लंबा वायर है, जैसे मोड़ के रखा है ताकि वो कम जगह है और कोई इसका लॉजिक। ए और बी के बीच में आपने मान लो बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ ई है, एक रेजिस्टेंस होगा आर और एक की दिया गया। क्या हो गया बॉक्स को, रेजिस्टर बॉक्स में की नहीं है। ठीक है, ये आर दिया क्या, हाँ ठीक है चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। की तो नहीं दिया पर होगा ना, ऑब्वियसली सर्किट है, की के बिना सर्किट कैसे बनेगा, हाँ ना बोल रहे। अब देखो
ये हो गया लिख के आ जा इसको निकाल लेते हैं। कुछ नहीं सर। अब देखो इसका रेजिस्टेंस R होगा, आ जा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आ R होगा। इसका करंट हम कैसे देखेंगे? करंट होना तो ऐसे ही चाहिए, प्लस आ जा करंट होना कैसा चाहिए? ऐसा। ये देखो इसका करंट ऐसा पहले, या अभी सेटअप पे ध्यान देते हैं, करंट वगैरह बाद में देखेंगे। यहाँ देखो इसका इक्विवेलेंट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? ऐसा बनेगा। उसी का इक्विवेलेंट बना है, ये R दिया ना, ये स्मॉल r है, ये EMF E है, ये K है, और ये करंट I है। करंट क्या कह रहा है? R। देखो मैंने किया क्या, AB का लंबा वायर था, उसको ये ही वायर है। अब इसका तो रेजिस्टेंस R था ना, हर वायर का रेजिस्टेंस होता है। अभी मैंने बोला कंडक्टिंग मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो वो R मैंने ले लिया, ठीक है। और एक चीज और देखो कि A और B के बीच में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस VAB, कितना डिफरेंस है? VAB। और मान लो A और B का लेंथ क्या है? M, और B का लेंथ क्या है? M। अब देखो होगा क्या, इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ जरा, ऐसा ट्रेस करो, किरचॉफ लॉ लगाओ। यहाँ से शुरू करते हैं, माइनस I into R, A नहीं है, माइनस I into R, प्लस प्लस में खत्म हो रहा है ना, यहाँ देखो इसमें खत्म हो रहा है प्लस में, ऐसा जा रहा है ना, ट्रेस ऐसा कर दो, प्लस में खत्म हो रहा है। Therefore, epsilon is equal to I देखो ये V इक्वल टू आई आर है फॉर्मूला, ये हमने पहले भी देखा था, जो वोल्टमीटर से आता है। इससे I की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन कौन लिखा? क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या होगा, देखो यहाँ देखो और यहाँ देखो I क्या है? एप्सिलॉन R प्लस R। V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसमें कोई शक है? VAB, V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VAB, करंट वह है I, रेजिस्टेंस है R। I की वैल्यू ये पुट करो, कर देगा, कर देगा। VAB from इक्वेशन 1, VAB की वैल्यू क्या है? I क्या है? एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R। मुझे अब एक बात बताओ, क्या बताओ? एक बात बताओ, एप्सिलॉन क्या है? EMF, वो तो चेंज नहीं हो रहा। R रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो भी चेंज, कुछ इसमें से चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें से चेंज नहीं हो रहा। ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है? अगर मैं इसको डिवाइड बाय n कर दूं, मान लो क्या इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय n कर दूं, तो VAB अपॉन n, n लेना दोनों तरफ कर दो, एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R इनटू लेंथ। ये वैल्यू अभी भी कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोल देता हूं K, इस कांस्टेंट को क्या बोलता हूं? K। ये कांस्टेंट है, कौन सी वैल्यू?                                                                                                                  ए
के है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हाँ सर। के क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पर ऐसे कांस्टेंट्स को हम ग्रेडियंट बोलते हैं जिसमें पर यूनिट लेंथ तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट याद है? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या हो गया? आपने कई जगह पढ़ा, जहां-जहां पर यूनिट लेंथ आया उस कांस्टेंट के नाम में ग्रेडियंट लगेगा। ग्रेडियंट मतलब ही क्या होता है? पर यूनिट। तो ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो k की वैल्यू क्या है? VA dy n। मतलब ये देखो L क्या है? लेंथ ऑफ A टू B। यहां देखो L क्या है? लेंथ ऑफ A टू B। मतलब मैं दो पॉइंट लूंगा तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो पॉइंट का जो लेंथ होगा मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये तो पूरे वाले पे कांस्टेंट ही है ना, ये जो है कांस्टेंट VAB by L, कोई भी VAB लो कोई भी L लो, ये तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। हाँ सर। तो मुझे K पता होगा क्योंकि मुझे ये सब पता है। आया ना? मुझे ये सब वैल्यू पता है तो मुझे K पता चल जाएगा। मुझे L तो ऑब्वियसली मेजर कर सकता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से निकालना था। समझे? अब देखो मान लो आपके बुक में अलग-अलग दिया, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है और मुझे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो इनका लेंथ मैंने मेजर किया स्मॉल l, लेंथ मेजर किया तो क्या आया? तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A C अपॉन उसका लेंथ इज इक्वल टू बोल सकता हूं कि k की एक वैल्यू ये है और k की एक वैल्यू एप्सिलॉन r होगा r प्लस r इनटू m। ठीक है? ये k की वैल्यू ये संदर्भ कैसे आया? यानी कि ये देखो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू k इनटू L। k क्या है? k क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही आपका पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। हां ये क्या है? पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ घटा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। ठीक है? नोट करो। इसके बाद इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो आपकी बुक में एक पॉइंट और लिखा है, इसको ट्रू होने के दो तीन कंडीशंस दिए हैं। बुक चेक करो अपना। एक कंडीशन दिया है वो लोग ने कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए वायर का। देखो इसका है पेज नंबर 221 पे फिगर 9.6 के नीचे वाला पैरा देखो। फिगर 9.6 के नीचे वाला पैरा उसमें 1 2 3 ऐसा रोमन में लिखा है। देखा? पहला क्या है? द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहना चाहिए। दूसरा क्या है? करंट थ्रू द वायर इज सेम, क्योंकि हमने पूरे करंट जो I माना है कभी, दूसरा कोई करंट नहीं लिया। और तीसरा क्या है? टेंपरेचर ऑफ द वायर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है? तो ये बेसिक की कंडीशन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीन होना चाहिए तो आपका पोटेंशियोमीटर नोट कर लो।